अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। तो आज से हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस चैप्टर इज़ अबाउट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसकी 3 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज में बेसिक मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे। मैट्रिक्स के ऑपरेशंस के बारे में बात करेंगे। ऑपरेशंस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। सेकंड एक्सरसाइज में हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे और लास्ट एक्सरसाइज में मैट्रिसेस की कुछ एप्लीकेशन सीखेंगे। मैट्रिसेस की मदद से हम कैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसमें हम ये भी देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिसेस की मदद से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। आज के इस लेक्चर में हम कुछ थ्योरी को देखेंगे एज यूजुअल 4.1 से पहले। और ज़्यादातर चीज़ों से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे क्योंकि 9th क्लास में आपने ऑलरेडी मैट्रिसेस के बारे में सीख रखा है। और इसके साथ एक्सरसाइज 4.1 के पहले 4 क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो मैट्रिक्स दरअसल नंबर्स की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का नाम है। डेफिनेशन आप रीड भी कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में जब आप नंबर्स को अरेंज करते हैं तो इस और ब्रैकेट से आप इसको इनक्लोज करते हैं तो इसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, राइट। ये आप एग्जांपल्स देख सकते हैं 2 -1 3 -5 4 और 7। तो ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। आपने इसको ब्रैकेट्स इनक्लोज किया तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। सेकंड भी आप देख सकते हैं 2 3 0 1 -1 4 3 2 6 और 4 1 -1। ठीक है। अब चंद एक बातें इसमें जो नोट करने की हैं। जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ना नंबर्स की, आप अगर नोटिस करें लेफ्ट वाले मैट्रिक्स में 2 -1 3, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कहलाती है रो। और दिस इज कॉल्ड रो 1। R1 हम इसको लिखा करेंगे इन शॉर्ट। ठीक है। और ये जो दूसरी आप देख रहे हैं सेकंड हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट -5 और 7, इसे हम बोलेंगे ये है R2। ठीक हो गया। तो ये इसकी 2 रोज हैं इस मैट्रिक्स में। इसी तरीके से अगर आप वर्टिकल अरेंजमेंट को नोटिस करें, मतलब 2 5 सॉरी 2 -5 ये कॉलम है इसका। ठीक है। और इसको हम लेफ्ट से शुरू करते हैं, इसे C1 बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम है। इसी तरीके से अगर आप दूसरे कॉलम की बात करें तो वो आ रहा है -1 4 और थर्ड कॉलम हमारे पास है 3 7। ठीक है। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आप इसको मैट्रिक्स का कह सकते हैं, जिसकी मदद से हम मैट्रिक्स बना रहे होते हैं बेसिकली। ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स है। इसी तरीके से सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 रोज हैं और 1 2 और 3 3 कॉलम्स हैं। ठीक है। इस वाले में 2 रोज थी और 3 कॉलम थे। ओके, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, वही लिखी हुई हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है शायद कंफ्यूजिंग लगे लेकिन इसको समझना है हमने। ठीक है। जनरली एक मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं वो बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं A1 1 लिखा हुआ है, 1 2 है, फिर 1 3 है, 2 3 है, 2 2 नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये स्पेसिफाई कर रहा है कि किस कॉलम और किस रो में ये पड़ा हुआ है एलिमेंट। ये जो नीचे 1 लिखा हुआ है ना, पहला 1 ये रो को रिप्रेजेंट करता है, रो के नंबर को। और दूसरा वाला 1 जो है ये कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मसलन अगर आप A2 3 को लें तो इसका मतलब है ये दूसरी रो में पड़ा हुआ है और तीसरे कॉलम में पड़ा हुआ है, आप देख भी सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आप मसलन ये ले लें, इसका मतलब है ये mth रो में पड़ा हुआ है, m कोई भी नंबर हो सकता है और थर्ड कॉलम है ये। तो ओवरऑल इस मैट्रिक्स के अंदर लास्ट एंट्री हमें ये बता रही है कि इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। ठीक है। तो ये जनरल लिखने का तरीकाकार है किसी एक मैट्रिक्स को। एक और चीज जो इसके साथ एसोसिएट है वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स लिखा हुआ आपने पहले भी वैसे। ऑर्डर बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स की तादाद से बनता है। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स में लेट्स से वापस चलें, इस मैट्रिक्स में आप देख रहे हैं कि 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3। ठीक है। लिखने का ये तरीका है, या फिर हम इसको लिख देते हैं जस्ट 2 × 3। मल्टीप्लाई नहीं करना, जस्ट 2 × 3 इस तरीके से लिखना है। ठीक है। इसका ज़रा गैस करें क्या होगा ऑर्डर। याद रखिएगा पहले रो लिखनी है फिर कॉलम लिखना है। इसमें आप देखें तो 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा दैट वुड बी 4/3। ठीक है।
ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो रोज़ और कॉलम्स का पता होना चाहिए और दूसरा ऑर्डर का पता होना चाहिए। ये सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। आगे आ जाए। सो यहाँ पर भी उसने वही चीज़ें मेंशन की हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हुई हैं कि A23 का मतलब क्या है। मसलन ये मैट्रिक्स है, इसमें A23 आपने बताना है A23 किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 का मतलब बताया था आपको, रो होती है, और 3 का मतलब कॉलम होती है। तो इसका मतलब है ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम बनता है। सेकंड रो ये वाली है, ठीक है, और थर्ड कॉलम ये वाला है। तो ये नंबर बन रहा है जी 7, ठीक है। A23 जो है वो 7 बन रहा है बेसिकली। ओके, इसी तरीके से आगे आ जाएं तो यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, ज़रूरी है ये भी समझना। AIJ से हम इन जनरल किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और M/N उसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है। M मतलब रोज कितनी है और N कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। AIJ एक जनरल एलिमेंट हम ले लिया करेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद कुछ मज़ीद डेफिनेशंस हैं। रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर क्या होता है? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो, रो एक हो, उसे हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। और कॉलम मैट्रिक्स भी इसी तरीके से जिसमें जस्ट एक कॉलम हो। एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप, दिस मैट्रिक्स 1 -1 3 4, एक रो है इसमें, दिस इज रो मैट्रिक्स। इसको देख लीजिए, एक कॉलम है तो इट वुड बी कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, वेक्टर भी कह सकते हैं। देखें, अगर आप कॉलम वेक्टर को देखेंगे तो इसमें रोज से फर्क नहीं पड़ता, 3 रोज हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इसमें 2 रोज हैं 3 कॉलम है, नेक्स्ट वाले में 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसी तरीके से एक होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी के ऑपोजिट। अगर किसी मैट्रिक्स में रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, 0 लिया हुआ उसने, कुछ भी हो सकता था। ये सबसे छोटा स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक रो है और एक ही कॉलम है। उसके बाद ये 2/2 है, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, एंड दिस इज 3/3, ठीक हो गया। आगे आ जाएं। दिस इज डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? दिस इज डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, यह भी आपने याद रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। डायगोनल वो एलिमेंट होते हैं जो रोज जिस पोजीशन पे पड़े हुए हैं ना वो सेम, मतलब रो और कॉलम बराबर हो, आप यूँ कह सकते हैं। आप ये देखिए ज़रा, आपको नज़र आ रहा है A11 A22, जिस रो में है उसी कॉलम में होना चाहिए, ठीक है ना। A33 A44, पहला रो पहली रो पहला कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड और फोर्थ। इसे हम बोलते हैं, ये मेन डायगोनल कहलाते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल भी कह लेते हैं, लीडिंग डायगोनल भी कह लेते हैं, 2-3 नेम यूज होते हैं। और इसके जो ऑपोजिट हैं ये वाले, जिसमें A14 है A23 है A32 और A41, इन्हें हम बोलते हैं ये सेकेंडरी डायगोनल है। एक मेन डायगोनल होता है और दूसरा सेकेंडरी डायगोनल होता है। ये भी एलिमेंट याद रखने ज़रूरी हैं, आगे जाकर इनका भी बहुत इस्तेमाल है। ओके, अगली डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। पिछले थी डायगोनल एंट्रीज, अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स को डायगोनल उस सूरत कहेंगे जब उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज, नॉन डायगोनल से मुराद है डायगोनल के अलावा सारी जीरो होनी चाहिए, और डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो हो, कम से कम एक नॉन जीरो हो, बाकी वो भी जीरो हो सकती है। मसलन ये देखिए ज़रा, 3/3 मैट्रिक्स है, नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो है, ये देख लीजिए। डायगोनल में सारी नॉन जीरो, बिल्कुल ठीक है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इधर आ जाए, यहाँ पर देखिए ज़रा, नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी ज़ीरो, और डायगोनल में भी हमारे पास कुछ नॉन ज़ीरो मिल रही हैं, सो यस इट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। डेफिनेशन अगर आप रीड करें तो कह रहा है AIJ ज़ीरो हो व्हेन I इज़ नॉट इक्वल टू J, यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज, और कम से कम एक डायगोनल एंट्री भी नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। आपके प्रिंसिपल डायगोनल में एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, कम से कम, ज़्यादा हो सकती हैं, सारी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक। मसलन अगर मैं आपको एक मिसाल दूं तो मैं एक 3/3 मैट्रिक्स से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो लेट्स से ये आपके पास है जी 0 0 0,
अगेन 0 0 0, फिर 0 0 और मैं ले लेता हूँ 3। आप देख सकते हैं ना नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी 0 हैं, ये देखिए ज़रा, ठीक है। नीचे वाली तरफ भी सारी 0 है और डायगोनल में भी एक ही सिर्फ नॉन 0 है, बाकी वो भी दोनों 0 है, ये देखिए ज़रा। तो अभी भी ये डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है डायगोनल की। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर बेसिकली एक ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज सारी 0 हो और डायगोनल एंट्री में एक फिक्स नंबर पड़ा हो, सेम नंबर पड़ा हो सब में, ठीक है, नॉन 0 कोई हो। मतलब आप देख सकते हैं ये 7 7 है, बाकी 0 है। ये ए है, बाकी 0। यहाँ पर 3 3 3 3 है, बाकी 0। तो ये है स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, या आइडेंटिटी भी कह देते हैं इसको, जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो और डायगोनल एंट्रीज सब 1 1 1 1 हो, ठीक है। और इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। I2 होगा तो 2 रो 2 कॉलम लेने हैं आपने, 3 होगा तो 3 रोज 3 कॉलम लेने हैं, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ना, I3 1 1 1 है, डायगोनल एंट्रीज सारी, और नॉन डायगोनल एंट्रीज सभी 0 होंगी। मैट्रिक्स में इसका वही रोल है जो नंबर्स में 1 का है, इसको भी आगे जाकर देखेंगे हम, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आती है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। सिंपल डेफिनेशन है, किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को तब जीरो मैट्रिक्स कहेंगे जब उसकी सारी एंट्रीज 0 हो, और इसका रोल मैट्रिसेस की दुनिया में वो है जो नंबर्स में 0 का है, ठीक है। और से हम इसको बाजू का रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और m बाई एन इसके ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। देखें ना, अब आपने मैट्रिक्स लिखना है जिसमें 10 रोज हैं और 20 कॉलम है, जीरो मैट्रिक्स। तो बजाय कि हम उसको लिखने बैठ जाएं, आप जस्ट लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा जीरो मैट्रिक्स को। 10 रोज होंगी, 20 कॉलम होंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिसेस बल्कि। तो दो मैट्रिक्स उसी सूरत में इक्वल होंगे जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज बराबर होंगी। कोरस्पॉन्डिंग से मुराद है कि एक मैट्रिक्स की पहली रो पहला कॉलम दूसरे की पहली रो पहले कॉलम के बराबर होनी चाहिए, इसी तरीके से बाकी भी, ठीक है। ये भी बहुत यूजफुल डेफिनेशन है। मतलब अगर मैं दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट्स से 2 बाई 2 के ले लेते हैं, 1 2 3 9। तो एक और मैट्रिक्स में ले रहा हूँ, पहली एंट्री क्या है 1, यहाँ पर भी पहली 1 होनी चाहिए, दूसरी 2, तीसरी 3 एंड देन 9। तो उसी सूरत में इक्वल होंगे जब सारी एंट्रीज उनकी करस्पॉन्डिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अगर मसलन 9 3 इधर लिख दूँ, अब इक्वल नहीं है ये, ऑल दो नंबर सेम आ रहे हैं दोनों में, बट इक्वल नहीं है। तो इक्वल होने के लिए सारी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा, ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड किया जा सकता है, और ये कैसे फाइंड करते हैं, उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपने इंटरचेंज कर देना है। कॉलम को रोज बना दें और रोज को कॉलम बना दें। मैं एक सिंपल सी मिसाल के आपको समझाता हूँ। मसलन एक मेरे पास मैट्रिक्स है ए, मैं ले रहा हूँ 2 बाई 3, लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 1 0 3 नेगेटिव 2 5, और आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर है 2 बाई 3। ट्रांसपोज में आपको इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगी, 2 1 0, ये पहले रो थी ना, अब कॉलम बन गया। सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 माइनस 2 5, और ये करने से इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। अब इसमें 3 रोज आ गई हैं जबकि 2 कॉलम्स हैं, ठीक है, तो ऑर्डर भी उसका चेंज हो जाएगा। तो ये है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, बहुत यूजफुल है, ये भी देखेंगे इसको आगे जाके। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास मैट्रिक्स के ऑपरेशंस। तो डिटेल में जाने से पहले आपको बता दूं 4 तरह के ऑपरेशन हमने जिन पर बात करनी है। फर्स्ट वन, कि दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। उसके बाद हमारे पास होगा कि स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करना है, और फाइनल पे दो मैट्रिसेस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, आई नो थोड़ी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, अगर आप ऑलरेडी इनसे फेमिलियर हैं तो नीचे टाइम स्टैम्प गिवन है, वहाँ से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एडिशन की बात करते हैं। एडिशन के लिए पहली चीज़ तो ये है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो ऐड नहीं कर सकते, सिंपल। और उसके बाद आपने कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करना है आपस में, ठीक है। जो आमने सामने वाली है ना, उनको आपस में आपने ऐड करना है। मिसाल देखेंगे आगे जाके।
सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रूल है, ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में माइनस कर देना है। मसलन यहाँ पर चलें मिसाल से समझते हैं इसको, इसमें दोनों ही कवर हो जाएंगी, ट्रांसपोज वाला भी और एडिशन वाला भी। ये ए मैट्रिक्स है, दिस इज बी, तो 1 + 2 आ जाएगा, ये देखिए ज़रा, ठीक है ना, पहली रो पहला कॉलम, 0 - 1, ये देख लें। इसी तरीके से अगर आप मसलन मैं चाह रहा हूँ दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ये 2 है, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर देखिए ज़रा 2 + -1। बात करने का मतलब है कि जो आमने सामने वाली एंट्रीज हैं सेम पोजीशन वाली हैं, बस उनको ऐड करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल रहेगा। बहरहाल मिसाल में हमें वो कहना चाह रहा है कि अगर आप a + b का ट्रांसपोज लें या फिर a ट्रांसपोज फिर b ट्रांसपोज करके ऐड करें तो दोनों सेम है, वो शो ये करना चाह रहा है। ये एक प्रॉपर्टी भी है ट्रांसपोज की, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, एग्जाम में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो बहरहाल पहले उसने क्या किया, मैट्रिसेस को ऐड करके ट्रांसपोज लिया तो ये आंसर आया। उसके बाद उसने सेपरेटली ट्रांसपोज लिया दोनों मैट्रिसेस का, फिर ऐड किया तो ये आंसर आया। और आप देख सकते हैं दोनों बराबर है, सेम आ रहे हैं ना दोनों, ये एक प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच इज़ वेरी सिंपल। आपने किसी मैट्रिक्स को नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है तो सारी एंट्रीज को उस नंबर से करवाना पड़ेगा, ये नहीं कि कोई ख़ास रो को करना है या ख़ास कॉलम को करना है। सादा सी मिसाल से मैं समझाता हूँ आपको। 2x2 मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, 1 0 3 -4, 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सब एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 2 1 से मल्टीप्लाई होके फिर 0 देन 6 और उसके बाद फिर -8, ठीक है। तो ये आपके पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, अब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, ये थोड़ा ट्रिकी है, वैसे आप पहले भी इससे फेमिलियर हैं, दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने देखनी है कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्टेबल कब होते हैं, कब उनका प्रोडक्ट फाइंड किया जा सकता है। इसका रूल सादा सा है। फर्ज कीजिए आप दो मैट्रिसेस ए और बी को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं, ये उसी सूरत मल्टीप्लाई हो सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद के बराबर हो। ये ओनली पॉसिबिलिटी है जब आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है मैट्रिसेस की, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी उसने वही चीज़ें लिखी हुई हैं। अब करना कैसे है, अब मैं आपको मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ, हम इसी पे आ जाते हैं। ये देखिए ज़रा, बल्कि उससे भी पहले वो जो चीज़ मैंने आपको बताई है ऑर्डर कैसे मैच करने हैं वो लिखा हुआ है। फर्ज कीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m/n, यानी m रोज और n कॉलम्स। इसको मैं किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ तो इसकी रोज n होनी चाहिए, तब ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसके कॉलम n थे, दूसरे की रोज n होनी चाहिए, कॉलम जितने मर्जी हो जाए, मैं उसको क्यू कह देता हूँ, चले p कह देता हूँ जो बुक में लिखा हुआ है। अब इनका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा ए बी, उसका जो ऑर्डर होगा वो एम पी होगा, m/p। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी पहले में रोज थी उतने उसमें रोज होंगी, जितने दूसरे में कॉलम थे उतने उसमें कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रूल है दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए। अब उसने नीचे दी एग्जांपल नंबर 2 देख लीजिए, दो मैट्रिसेस हैं, हमें a² b फाइंड करना है। तो a² का मतलब है a को अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएं। तरीकाकार क्या है वो भी सुन लेना। आपने ना पहले वाले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये देखिए ज़रा, शुरू करना है पहले पहले से, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, इसी तरीके से फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड के साथ थर्ड को, फिर थर्ड फर्स्ट, थर्ड सेकंड, थर्ड थर्ड। तो ये तरीकाकार है, ठीक है। अब आपने सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कराना है, दरमियान में प्लस आएगा। पहली 2 है, 2 को 2 से करवा दें, क्या बना 4, ये लिख दिया उसने। उसके बाद -1, उसको अगली एंट्री से मल्टीप्लाई करवा दें, क्या बना -1, ये आ गया। फिर 0 × 1 0, वो ये आ गया, ठीक है। ये उसकी होगी पहली एंट्री, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरी क्या होती है जी, दूसरी होती है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो पहली रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें, वेरी सिंपल। 2 को -1 से, तो ये देखिए -2 आ गया। -1 को 2 से, फिर -2 आ गया।
0 को 2 से तो 0 आ गया, सही हो गया। अब ये वाली जो एंट्री है इसका मतलब है जी ये थर्ड रो है, सॉरी फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम है, तो आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दें। 2 मल्टीप्लाई 0 0, -1 मल्टीप्लाई -3 इज +3, 0 मल्टीप्लाई -2 इज अगेन 0। तो यूं हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हुई है। फिर सेकंड रो पे आ जाना है, उससे सेकंड रो कंप्लीट करनी है, फिर थर्ड रो से थर्ड रो कंप्लीट करनी है। तो ये तरीकाकार है, ये स्केयर आ गया। इसके बाद आपने बी को भी सेम तरीकाकार पे आपने मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये आपके पास आंसर है। बताया भी वो उसने कि पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है ए को अपने आप से एक बार मल्टीप्लाई करवाएं, वैसे ही ना जैसे पावर होती है। क्यूब का मतलब है ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो फाइनली कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। ये वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी सीखी थी। अगर आपको वो नाम याद हैं तो वही सेम नाम यहाँ पर भी यूज होंगे, ठीक है। कम्यूटेटिव का मतलब जहां पर भी आप देख लें वो यही होगा। अंडर एडिशन में बात कर रहा हूँ, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। तो ये मैट्रिक्स के लिए भी ऐसे ही है, आप a को पहले रखें b को पहले रखें, फर्क नहीं पड़ता एडिशन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आप देख सकते हैं, a प्लस बी पहले करें फिर c, या फिर b प्लस सी करके फिर a ऐड करें, सेम आंसर आएगा। फिर एसोसिएटिव है मल्टीप्लीकेशन के लिए, वही सेम आप देखें तो मल्टीप्लीकेशन के लिए है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन के लिए। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, अच्छा बिल्कुल सिंपल है। मैं उस वक्त भी आपको मुझे याद बताया था, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनके साथ आप बचपन से काम करते हैं और आप जानते हैं इनको, नाम से सिर्फ फेमिलियर नहीं है, वो नाम आपको बस याद करते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स जो है ना वो, या नल मैट्रिक्स जिसे कहते हैं, वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है मैट्रिसेस के केस में, ठीक है। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि उसको किसी भी मैट्रिक्स में ऐड कर दें तो वही दोबारा वापस आ जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, जैसे नंबर्स में भी 1 होता है ना, तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है किसी भी नंबर को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वही नंबर आ जाता है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसी तरीके से यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज भी आप देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है, डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। और उसके बाद फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, बाकी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला है, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाएं, ये भी होल्ड करेगा। हमने क्वेश्चन भी करेंगे इसके एक्सरसाइज में, और बाकी भी देख सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैट्रिसेस के लिए कि मैट्रिसेस जो हैं वो अंडर एडिशन तो कम्यूटेटिव होते हैं, मैंने बताया भी था, बट अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं होते। बात का मतलब ये है कि अगर दो मैट्रिसेस हों ए और बी, इन जनरल ए मल्टीप्लाई बाय बी इज नॉट इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय ए, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कम्यूटेटिव नहीं होते, ठीक है। और यही उसने वेरीफाई भी किया हुआ है कि देखिए ज़रा ए और बी को मल्टीप्लाई करवाया, ए को पहले रखा, तो आपका आंसर आया ये वाला, ठीक है। और जब बी को पहले रखा तो आंसर ये वाला आया। और आप इजीली देख सकते हैं ये मिसमैच कर रहे हैं। पहली एंट्री ही देख लें, 3 है इसकी और इसकी 1 है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहली एंट्री इक्वल नहीं आई, आगे बेशक सारी इक्वल भी हो जाए तो हम मैट्रिक्स को इक्वल नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो यहीं से ही पता चल गया कि ये बराबर नहीं होते। तो इतना था सिर्फ थ्योरी के लिए। नेक्स्ट आज एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व किए हुए हैं, टाइम ज़रा ज़्यादा ले रहे थे तो मैंने ऑलरेडी कर लिए इनको। पहले वाले क्वेश्चन में एक जनरल मैट्रिक्स गिवन है 3/4 का, जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। हमें ये शो करना है कि अगर हम इसको I3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यही मैट्रिक्स आता है, ठीक है। देखें जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात होती है ना, तो सबसे पहला काम आपको देखना है क्या ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। इन दिस सिनेरियो यस ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि I3 में है 3 कॉलम और ए में है 3 रोज, दोनों बराबर है। अगली बात ये आती है कि आपने चूंकि कोई मैट्रिक्स तो नहीं ना गिवन, जनरल मैट्रिक्स लेना है। अब आपकी मर्जी है, आप ABCDEF वगैरह करके ले लें या फिर आप इस तरीके से लें, और मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा। A11 का मतलब है जी ये पहली रो है और पहला कॉलम है, पहले भी बता चुका हूँ ना। A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A32 मसलन अगर है तो थर्ड रो है सेकंड कॉलम है। तो मैंने एक ये मैट्रिक्स ले लिया जिसका ऑर्डर है 3/4। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, रूल वही है, मैं पहले भी बता चुका हूँ।
पहली रो स्टार्ट आपने कहाँ से करना है, रो को कॉलम से करना है ना, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करना है। 1 मल्टीप्लाई होगा A11, A11 आ गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई A21 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई 31 भी 0 होगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा वो। ठीक है, फिर पहली रो सेकंड कॉलम पे आ जाए, फिर 1 A12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगी, ज़रूरत नहीं है लिखने की। फिर पहली रो थर्ड कॉलम पे आ जाए, फिर पहली रो फोर्थ पे आ जाए, इसी तरीके से फिर सेकंड रो को शुरू करें, फिर थर्ड रो। तो आप देखेंगे ये आपका आंसर आया, और ये एग्जैक्टली A आ गया जहां से हमने शुरू किया था। तो यस, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंट काम है। इस मरतबा एक तो I4 है और दूसरा राइट साइड पे लिखा हुआ है, और इसकी वजह भी ये है कि हम इसको लेफ्ट पे लिख भी नहीं सकते थे ना। अगर मैं I4 को लेफ्ट पे लिखता, हमारा जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 3/4, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। पहले के कॉलम्स की तादाद 4 है, दूसरे की रोज की तादाद 3 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। इसी वजह से इसको बाद में लिखा गया है। ठीक है ना, बाद में अगर आप लिखें तो फिर पॉसिबल होता है ये देखिए ज़रा, पहले में 4 कॉलम है, दूसरे में 4 रोज है। ठीक है, तो आंसर भी 3/4 ही आएगा। खैर, सेम वही तरीकाकार है, मल्टीप्लाई करना है आपने फर्स्ट रो। मैं यहाँ पर फिर से एरो बना देता हूँ, समझने में थोड़ी ज़रा आसानी होती है। रोज़ और कॉलम्स को करना है, तो जब आप पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे तो A11 मल्टीप्लाई 1 A11 आ गया, बाकी तीनों 0 हैं तो ये भी तीनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैं कोई और रैंडमली देख लेता हूँ, सेकंड रो को करता हूँ और थर्ड कॉलम मिसाल के तौर पे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम वो ये एंट्री बनेगी। सेकंड रो है, थर्ड कॉलम आप देख भी सकते हैं ना, ये भी 0 हो जाएगी, ये A21 इससे मल्टीप्लाई होगा, A22 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, A23 1 से आ जाएगा, और वो ये देखिए ज़रा, समझ रहे हैं बात को। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन हम परफॉर्म करेंगे। सो अगेन A के बराबर आ गया, और आप लिख सकते हैं हेंस बोथ साइड आर इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन में 3 मैट्रिसेस गिवन है और हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह मालूम करनी है। पहले पार्ट में A-B है, तो बता चुका हूँ तरीकाकार, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को बस माइनस करना है आपने। तो पहली एंट्री A की है 0 और B की है 2, तो ये 0 - 2 आ गया, ये देखिए ज़रा। ठीक है, दूसरी एंट्री -1 है, यहाँ पर भी -1। तीसरी एंट्री 2, एक ये माइनस और एक ये माइनस, तो ये 2 मरतबा माइनस आ जाएगा ना, और अगले स्टेप में प्लस कर देंगे इसको, बाकी भी ऐसे ही करना है। तो ये पहला -2 आ गया, -1 -1 -2, 2 + 1 3। बाकी एंट्रीज आप देखें तो वो भी एग्जैक्ट सेम आ रही हैं, 3 - 1 था, 2 - 2 0 होता है, 1 - 4 -3 एंड बाकी भी। तो ये है A-B। नेक्स्ट पार्ट में B-C है, तो दिस मैट्रिक्स इज B एंड दिस वन इज C। सेम तरीकाकार है, 2 - 1 1 बनता है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया इस मरतबा, 1 - 0 1। अब ये देखिए, ये है -1, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा। मैं कर देता हूँ ज़्यादा, कुछ इस तरह से होगा ये, -1 माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा -1 + 2 विच इज़ इक्वल टू 1। और आप देख भी सकते हैं इसी तरीके से बाकी भी देखें, सेकंड रो को भी कर लेंगे। थर्ड रो में बताना चाहूँ तो -1 - 3 माइनस का 4, 2 - 4 इज -2, 1 - -1 +1 बन जाएगा, तो 1 + 1 इज 2, राइट। सो दिस इज B-C। थर्ड वाला देखिए, A-B करेंगे पहले, जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर किया था, ये देखिए इधर, ये आंसर है उसका। तो A-B करने के बाद आप इसमें से C को माइनस कर देंगे, तरीकाकार सेम है, मेरे ख्याल में हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आंसर आ गया, मैं बल्कि लिख भी देता हूँ, दिस इज A-B फर्स्ट एंड देन -C। ठीक है, अगला जो लास्ट पार्ट है इसका, उसमें आपने B-C पहले करना है और फिर A को आपने A में से वो माइनस करना है। तो A की मरतबा लिख लीजिए, ये मैट्रिक्स A है, दिस इज B, दिस वन इज C। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, B में से C माइनस किया इन दोनों को, तो ये आंसर आया। उसके बाद फिर 0 में से 1 माइनस किया, -1, और बाकी भी इसी तरीके से। तो ये आपके पास है A-B-C। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं। क्यों? क्योंकि एंट्रीज उनकी रियल नंबर्स नहीं है, योटा इन्वॉल्व हो गया, इस वजह से। इसके 2 पार्ट्स हैं। हमें पहले पार्ट में ये शो करना है कि अगर A B को मल्टीप्लाई करूं फिर C के साथ करूं, या
पहले बी सी को करके फिर ए के साथ करूँगा। इनकी तरतीब नहीं चेंज करनी आपने, ए पहले रहेगा, बी उसके बाद रहेगा, सी उसके बाद रहेगा, ये दोनों बराबर रहने चाहिए। तो इसको हम सिंपली लेफ्ट और राइट साइड करके कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें, पहले ए और बी को मैं मल्टीप्लाई करवाऊँगा। अगेन मैं यहाँ पर एरोज डाल देता हूँ ताकि थोड़ी सी समझने में ज़रा आसानी हो। रो और कॉलम इस तरीके से आपने जाना है। पहली रो में पहली एंट्री आई है और यहाँ पर है माइनस आई, मल्टीप्लाई होके बन जाएगा माइनस आई स्केयर, ये लिख दिया। पहली रो में जो दूसरी एंट्री 2 आई है और पहले कॉलम में दूसरी एंट्री भी 2 आई है, मल्टीप्लाई करेंगे 4 आई स्केयर बन जाएगा, प्लस के साथ यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर पहली एंट्री कंप्लीट हो गई है। अब आगे आ जाए, पहली रो कॉलम दूसरा पकड़ लें, आई मल्टीप्लाई 1 आई, 2 आई मल्टीप्लाई 1 इज 2 आई। इसी तरीके से दूसरी रो पहला कॉलम, 1 मल्टीप्लाई माइनस आई इज माइनस आई, नेगेटिव आई मल्टीप्लाई 2 आई इज नेगेटिव 2 आई स्क्वायर, सिंपल। फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम पकड़ लें, दूसरे कॉलम में जो कि 1 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1 1, नेगेटिव आई मल्टीप्लाई 1 इज अगेन नेगेटिव आई। तो इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हैं, मसलन 4 आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होता है 3 आई स्क्वायर, बट आई स्क्वायर की योटा स्क्वायर की वैल्यू, योटा कह लें आई कह लें, -1 होती है, तो ये इस वजह से -3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट आई अयोटा प्लस 2 अयोटा इज 3 अयोटा, ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस अयोटा एंड देन 1 माइनस अयोटा। अब सी के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, वही सेम रूल, मैं फिर से एरोज लगा देता हूँ। पहली रो पहला कॉलम, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये बाजुकात, क्योंकि इसमें 2 माइनस आई आ गया, दो टर्म्स हैं डिफरेंट ना। तो पहले खैर -3 को करें 2 आई के साथ, -6 आई आ गया, फिर 3 आई को आई के साथ माइनस आई के साथ, तो ये -3 आई स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम। मसलन मैं आपको लास्ट वाला बता देता हूँ। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये 2 माइनस आई मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ये देखिए ज़रा 2 माइनस आई आ गया। उसके बाद 1 माइनस आई मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, तो ये बन जाएगा अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर। समझ रहे बात को? मज़ीद इनको सिंप्लीफाई कर दें, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आपके पास ये आंसर आ गया। और आप देख सकते हैं इजीली कि आप बहरहाल ये सॉरी अभी आपने सिर्फ लेफ्ट साइड को किया है, ठीक है। इसी तरीके से राइट साइड में पहले हमने बी सी को करना है, दिस इज बी दिस इज सी। आई होप कि मल्टीप्लिकेशन वाला जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इसको खुद से ट्राई करें, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके कर लें या अलहदा से कर लें। बहरहाल नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे, इसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन में या फिर मैं कमेंट में लिंक पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, नोट करने की शायद ज़रूरत नहीं है। तो खैर बी सी को पहले किया तो ये आंसर आया, सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस तरह से, फिर ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फाइनली हमारा आंसर आ गया ये वाला, 3 माइनस 6 आई, -6, 1 प्लस 3 आई और 3। और आप वापस ऊपर जाएं तो ये एग्जैक्ट सेम मैट्रिक्स आ गया जो ये वाला था, ठीक है। तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं हेंस हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। शो हो गया कि ये दोनों साइड्स बराबर हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के ही सेकंड पार्ट पे आ जाएं, जिसमें हमें ये डिस्ट्रीब्यूटिव है और ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट साइड से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना, इसे शो करना है। तो अगेन हम दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड इज ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो ए है हमारे पास, वापस ऊपर जाना पड़ेगा, अयोटा 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा, ये है जी अयोटा 2 अयोटा देन 1 और माइनस अयोटा, दिस इज ए मैट्रिक्स। उसके बाद बी और सी है जिसको हमें ऐड करना है, ठीक है जी। अयोटा 2 अयोटा था, 1 माइनस अयोटा था, ठीक है। उसके बाद बी है जी नेगेटिव अयोटा 2 अयोटा और 1 1, मैं कॉलम वाइज बता रहा हूँ, नेगेटिव अयोटा 2 अयोटा, नेगेटिव अयोटा 2 अयोटा और ये है 1 1, ठीक है। और इसमें हमें ऐड करना है सी मैट्रिक्स को, और सी मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। दिस इज 2 अयोटा 1 माइनस अयोटा अयोटा, 2 अयोटा 1 नेगेटिव अयोटा और अयोटा,
लीजिए जी, पहले हम ऐड करेंगे बी और सी को। ठीक है, ए वाला मैट्रिक्स है वो एज इट इज़ रहेगा, नीचे उतार लें उसको। आयोटा, 2 आयोटा 1 नेगेटिव आयोटा, और इनमें कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आप ऐड करेंगे। माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा बनेगा सिंपल आयोटा। 1 और 1 2 आ जाएगा। 2 आयोटा माइनस आयोटा, ये भी आयोटा आ जाएगा। 1 प्लस आयोटा आ गया। नहीं जी, अब बारी आती है इनको मल्टीप्लाई करने की। तो अगेन पहली रो और पहला कॉलम, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्केयर आ जाएगा। 2 आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इज 2 आयोटा स्केयर आ गया। सही है। फिर पहली रो दूसरा कॉलम, आयोटा मल्टीप्लाई 2 इज 2 आयोटा। 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, ये बन जाएगा, ये देखें ना, 2 आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा, तो एक्सपैंड करेंगे 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ऐसे ही है। ये आपके पास है 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्केयर, ये है फर्स्ट रो। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आ जाए तो ये बन जाएगा आयोटा माइनस आयोटा स्केयर। सेकंड रो सेकंड कॉलम इज 2 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर। बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें इसको फाइनल सिंप्लीफाई करना है। आयोटा स्केयर प्लस 2 आयोटा स्केयर होता है जी 3 आयोटा स्केयर, ऐसे ही है। फिर 2 प्लस 2 इज 4, आयोटा स्केयर होता है -1, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा। सेकंड रो में आयोटा स्केयर -1 होता है, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ गया। एंड लास्ट पे 2 माइनस आयोटा, और आयोटा स्केयर चूंकि होता है -1, एक ये भी माइनस है तो ये +1 बन जाएगा। खैर सिंप्लीफाई करने के बाद आयोटा स्केयर -1 है तो पहली एंट्री -3, और आयोटा -2, आयोटा +1, और लास्ट पे आएगा 3 माइनस आयोटा। नहीं जी, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस सी। सही है। राइट साइड को भी करना है अब हमें। सो राइट साइड पे है जी ए बी प्लस ए सी। राइट साइड इज ए बी प्लस ए सी। एक मरतबा मुझे पहले ना ये सारे मैट्रिक्स ऐसे लिखने पड़ेंगे, तो बजाय कि हम दोबारा लिखें मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ये आपके पास है जी ए और बी। एक मिनट, तो दिस इज योर ए, और उसके साथ में बी है, ब्रैकेट हम ख़त्म कर देते हैं साथ से। लीजिए जनाब, ब्रैकेट होगी ख़त्म। ये है ए मल्टीप्लाई बाय बी, उसके बाद है जी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो सी मैट्रिक्स हमें लिखना पड़ेगा, वो भी हम भर के कॉपी कर लेते हैं। तो एक मिनट, ये किधर गायब हो गया, इधर ही है। अच्छा, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। ये सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं कॉपी शॉपी कर रहा हूँ। यहाँ से सी को भी ले जाता हूँ मैं, विच इज़ 2 आयोटा 1 नेगेटिव आयोटा 4 आयोटा, सॉरी। तो दिस इज मैट्रिक्स सी। ठीक है। नहीं जी, अब हमें पहले ए बी करना है, फिर ए सी करना है, और बाद में ऐड करना है। आई थिंक मैंने पहले ए बी और ए सी मालूम किए हमें, तो क्यों मैं टाइम बचाने की खातिर, बचाने के लिए हम डायरेक्टली ही उसकी वैल्यू लिख लेते हैं। हमारा जो ए बी था वो ये वाला है। यस, इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कौन सी है, वो यही है। तो ये ए बी है बेसिकली। ठीक है ना। अच्छा, मैं सिर्फ मतलब टाइम बचाने के लिए इस तरीके से कर रहा हूँ, अदरवाइज पेपर में तो करना पड़ेगा ना फिर। ए बी जो है ना हमारा, ए बी वो ये है बेसिकली। ठीक है। वेरीफाई भी आप इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा जी, इसी तरीके से मैंने ए सी भी फाइंड किया हुआ है पीछे कहीं ना कहीं, उधर से इसको उठा कर ले जाते हैं। ये ए बी है, और ए सी मैंने जो किया हुआ है वो आ, एक मिनट, आई थिंक ए सी नहीं हमने किया, नहीं किया, तो कोई मसला नहीं, कर लेते हैं कर लेते हैं। नहीं जी, ए सी में पहली रो पहला कॉलम आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, क्या बनेगा ये 2 आयोटा स्केयर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद प्लस, ऑफ कोर्स प्लस आएगा, 2 आयोटा मल्टीप्लाई माइनस आयोटा, तो ये बन जाएगा -2 आयोटा स्केयर। ये गड़बड़ नहीं होगी फिर दोबारा हमसे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जब आपने, हाँ इसको देखना ना, एरो लगाना ज़रूरी है,
कन्फ्यूजन हो जाती है जब बहुत सारे मैट्रिक्स सामने आ रहे हैं तो। सो ये है जी आपके पास मैट्रिक्स सी। पहली रो को पहले कॉलम से करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर, तो देखना पड़ेगा वैसे, चले बाकी को तो करते हैं पहले, या फिर हम एक बार पहले वाले को भी देख लें, कहीं गलती तो नहीं हुई हमसे। हाँ ठीक है, 0 हो सकता है, इट्स ओके इट्स ओके। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आ जाए, अयोटा मल्टीप्लाई 1 इज अयोटा, एक मिनट जरा, अयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 इज अयोटा, और 2 अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा इज 2 अयोटा स्क्वायर, ठीक है। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे आ जाए, 1 मल्टीप्लाई 2 अयोटा इज 2 अयोटा, नेगेटिव आई प्लस अयोटा स्क्वायर। उसके बाद फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1 माइनस अयोटा स्क्वायर। अच्छा, अब इन दोनों को ऐड करने से पहले हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इतना इतना हिस्सा चूँकि सेम है तो मैं यहीं से लिख लेता हूँ, लीजिए। ओके सो अब देखें ज़रा, 2 अयोटा स्क्वायर और 2 अयोटा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगे ना, तो यहाँ पर 0 बचेगा आपके पास। उसके बाद देखें 2 अयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1, अयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो ये बन जाएगा अयोटा -2, नीचे 2 अयोटा -1, और उसके बाद 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 इज 2। अब हमें इनको ऐड करना है, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाय द वे दिस इज ए बी प्लस ए सी, ठीक है। पहली वाली एंट्रीज को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको मिलने वाला है जी -3। दूसरी करेंगे 3i प्लस आई 4i माइनस 2, फिर 2 माइनस अयोटा है, 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 अयोटा माइनस अयोटा इज प्लस अयोटा, सो ये आ जाएगा अयोटा प्लस 1, और लास्ट पे 1 प्लस 2 3, 3 माइनस अयोटा, सेम होने चाहिए, अदरवाइज कोई गलती की है हमने। सो सेकंड एंट्री 4 अयोटा माइनस 2 है, फिर अयोटा प्लस 1 है, फिर 3 माइनस अयोटा, एक्सीलेंट। सो दोनों साइड्स बराबर हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी इज द सेम एज a b प्लस a c। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, इसमें हमें गिवन है कि a और b दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, कोई भी हो सकते हैं, 2x2 3x3, यानी एक्सप्लेन करना है कि इन जनरल ये बराबर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। ओके, तो इसका तरीकाकार ये है कि आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड पकड़ें तो सॉल्व करें, ठीक है। मैं आप लिख सकते हैं जी, कंसिडर a प्लस बी होल स्क्वायर। अब आपको मैंने बताया था मैट्रिसेस की दुनिया में स्क्वायर का मतलब होता है, वैसे तो ओवरऑल भी स्क्वायर का मतलब है किसी में उस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। तो इसका मतलब होगा a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, तो एक्सपेंड करना है, सारी टर्म्स को 1 बाय 1 आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, a मल्टीप्लाई a इज a स्क्वायर, फिर ए बी, ठीक है। जब a को b से करेंगे फिर b को a से करें तो ये बी ए आएगा, एंड देन b स्क्वायर, ऐसे ही है। अब हमें पता है कि मैट्रिसेस की दुनिया में a और b, सॉरी ए बी और बी ए बराबर नहीं होते, तो आप नीचे लिखेंगे सिंस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, और अगर ये बराबर नहीं है तो हम इनको ऐड भी नहीं कर सकते, और अगर ऐड नहीं कर सकते तो ये बराबर इसके कैसे होगा, ठीक है। सो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं, क्या हो रहा है, खैर बता दिया है ए बी और बी आपस में बराबर नहीं होते, तो इस वजह से हम इनको फिर 2ab नहीं लिख सकते। दिस इम्प्लाइज दैट a प्लस बी होल स्क्वायर is not equal to a squared plus 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये रीजन है। ओके, सेकंड पार्ट देखिए, एग्जैक्ट सेम रीजनिंग आपको देनी है, इस वजह से मैं यही एग्जैक्ट कॉपी करता हूँ, आपका टाइम बचाने के लिए एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसी को नीचे मैं लिख देता हूँ, ठीक हो गया। बेसिक सा एक फ़र्क है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो कि दरमियान में माइनस है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पर माइनस लगाना है, उससे सारे माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। लीजिए जी, और कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है जी, a माइनस बी लिख लेना है,
बराबर किसके होगा, स्केयर इसका a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ, राइट। और उसके बाद आपने मल्टीप्लाई करवाना है, एक्सपेंड करना है। पहले a को a से करें, a स्केयर आ गया, फिर a b से करें माइनस ए बी, फिर b a से करें माइनस बी ए, और फिर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर आ जाएगा। अगेन लिख देना है ए बी, चूँकि बराबर नहीं होता बी ए के, तो इस वजह से a माइनस बी स्केयर बराबर नहीं होगा इसके, सही है। फाइनली आई थिंक इसका एक और पार्ट भी है, सेम रीजनिंग यहाँ पर भी देंगे, कर लेते हैं इसको। तो लेट्स कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं अगेन हम, विच इज़ ए प्लस बी। वैसे ये एक फॉर्मूला है, अगर आपको पता हो ना, इसे हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स फॉर्मूला। वैसे ट्रू होता है नंबर्स के लिए, मैट्रिक्स के लिए ट्रू नहीं है। देख लेते हैं क्यों। अच्छा, ए को ऐसे किया, ए स्केयर आ गया, ऐसे ही है। फिर ए को बी से करें, ये माइनस का ए बी आएगा। फिर बी को ऐसे करें, प्लस का बी ए आएगा। और लास्ट पे माइनस बी स्केयर आ गया। तो अगेन सेम रीजनिंग, क्यों इनको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों बराबर ही नहीं है, तो भाई कैसे कैंसिल करेंगे। तो मैं एक लाइन जो है ना वो वहीं से कॉपी करता हूँ, सिंस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, जिसकी वजह से हम फिर इनको कैंसिल नहीं कर सकते। सो आप फिर ये भी लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब है जी माइनस ए बी प्लस बी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और याद रखिए ज़ीरो मैट्रिक्स है, बड़ा सा ओ लिख रहा हूँ, ज़ीरो नंबर नहीं है, मैट्रिक्स है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये इक्वल नहीं है, सिंपल आपने लिख देना है ए प्लस बी। साथ में अगर आप वैसे भी लिख देंगे ना, मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन सॉरी, तो वो भी ज़रा प्लस पॉइंट हो जाएगा एक। ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड। चलिए फाइनली, आई नो थोड़ा सा लेंथी हो गया लेक्चर, बट चूँकि इसमें चीज़ें काफ़ी सारी थी तो इस वजह से। खैर क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर को मेरे ख्याल में हम यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी के 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।